नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हम गुज़िश्ता चंद महीनों से कह लें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर शदीद मौशी बहरान बल्कि चंद सालों से लेना चाहिए और सियासी अदम इस्तेहकाम यानी सियासी बहरान भी बहुत ज़्यादा चंद महीनों में हो गया है। और अब हम फेस कर रहे हैं, कौम फेस कर रही है एक आइनी बहरान, और ये बड़ा मुश्किल बहरान सामने नज़र आ रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एग्जेक्टिव थी, और पार्लियामेंट और आपके सुप्रीम कोर्ट के साथ नज़र आ रही है। मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत कुछ है, बोलता रहता हूँ, लेकिन आज मैं अपने मेहमानों से बात करूँगा और मेरे पास 3 मेहमान हैं। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, सर आपका शुक्रिया, आपने हमें जो एजाज़ुल हक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन रज़ा पाशा एडवोकेट हमारे साथ होंगे थोड़ी देर के लिए स्टार्ट में, जिससे आप आज की सिचुएशन मालूम करेंगे, क्योंकि बार कौंसल चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसल हैं वो, और बार कौंसल के हवाले से आज चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिया है, तो इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी था, तो हमने इनको ज्वाइन किया है। हसन रज़ा पाशा साहब बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज़ आ रही है सर? सबसे पहले आ जाता हूँ मैं हसन रज़ा पाशा साहब के पास। हसन रज़ा पाशा साहब, मौजूदा सिचुएशन क्या कहेंगे सर? तीन चार चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, मैं चाहूँगा इसकी ज़रा सा वजाहत कर दीजिए। एक तरफ तो सर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है 2-1 से, सॉरी, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस आपके अमीनुद्दीन का, शाहिद वजीद के, कहा यह जाता है ऐसे तालिब इल्म कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और 189 के तहत बाइंडिंग है तमाम कोर्ट्स पे, तमाम जजेस पे, चीफ जस्टिस पे। लेकिन उसको एक सर्कुलर, जो कि मुझे तो सर, मैं कहीं भी आज तलाश करता रहा एज ए तालिब इल्म कि कोई जजमेंट मिल जाए, कोई मुझे किताब मिल जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाए, कोई लॉ मिल जाए कि एक सर्कुलर के ज़रिए एक जजमेंट को जो है मुस्तरद कर दिया गया। इसके ऊपर सर आपसे पॉइंट लूँगा। दूसरा, फुल कोर्ट के लिए हर तरफ से बात की जा रही है, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बना रहे। और तीसरा ये कि जो आपके जस्टिस जमाल मंदोखेल की स्टेटमेंट है, जस्टिस जिस तरह उन्होंने और अमीनुद्दीन साहब ने अलग किया, और नोट ऑफ वो जो आपके कोर्ट ऑर्डर का है जिक्र, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं सर? चीफ जस्टिस साहब मुसलसल उसी बेंच को लेके चल रहे हैं कि टूटती जा रही है, लेकिन जो बच जा रहे हैं उन्हीं से सारे केस वो कर रहे हैं, फुल कोर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आपका क्या मुतालबा है सर? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि जहाँ तक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले का तल्लक है, उसको हम तो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जुडिशियल ऑर्डर देंगे, और कोई भी जुडिशियल ऑर्डर किसी सर्कुलर के जरिए टाइम डाउन नहीं किया जा सकता। ये हमारी समझ के मुताबिक अगर इसको अनडू करना है तो फिर इससे बड़ा बेंच तश्कील दे के उसकी हेयरिंग करके तो फिर इसको चेंज किया जा सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर लोग कह रहे हैं जी कि इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब थी, पहले से तय शुदा था, कोई ऐसी बात। वो आप नोट फरमा लें कि इस केस की हेयरिंग हुई थी 15 मार्च को, और 15 मार्च को जब हेयरिंग हुई तो उसमें ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस काजी फाइज साहब की आई थी, और 16 मार्च की अखबारात जरा चेक कर लीजिएगा, उनमें ये कोट हुई हैं। तो टाइमिंग के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि ये चूंकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने रिक्यूज करना था तो इसलिए ये आज के दिन जो आई है। ठीक है सर। दूसरी बात जो आपने फरमाई उस पे, आज जब जस्टिस मंदोखेल साहब ने रिक्यूज कर लिया, जो भी उन्होंने अल्फाज कहे, जो भी उन्होंने रीजनिंग बताई, तो बेंच टूट गया। तो नए सिरे से जब बेंच की तश्कील हुई तो वो 3 रुकनी बेंच बन गया। तो 2 बजे का टाइम रखा गया, तो हम बतौर इदारा वहां पे हाजिर हुए। गो के पहले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हुआ करते थे तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा
सुप्रीम कोर्ट बार को भी और पाकिस्तान बार कौंसिल भी नोटिस दिया करती थी, लेकिन इसमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए हम किसी प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज हम 2 बजे चले गए और वहां जाके तो जब अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पे आए तो उस वक्त फिर उनसे इजाजत लेके मैं खड़ा हो गया और मैंने ऑनरेबल बेंच से ये रिक्वेस्ट की कि आज हम बड़े दिल गिरफ्तार होके आए हैं और इदारे की साख को जिस तरीके से मजरू किया जा रहा है या हो रही है, जो हाइप क्रिएट हुई है, तो हम ये रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि अगर आप फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाना चाहते तो एटलीस्ट फुल कोर्ट मीटिंग कर लें। और फुल कोर्ट मीटिंग पिछले 2-2.5 साल से नहीं हुई। हमारी इत्तला के मुताबिक ये पहले रवायतन भी हुआ करती थी और जितने भी अहम मामलात होते थे सुप्रीम कोर्ट सारी बैठती थी और वो अपना लाइन ऑफ एक्शन खास तौर पे जुडिशल साल शुरू होने के बाद पूरे साल का एक बना लेते थे। लेकिन तो 2-2.5 साल से ये मीटिंग नहीं हुई, तो हमने कहा आप ये बना दें, कम से कम जो आपके अंदरूनी मामलात हैं जो बाहर आ रहे हैं जिससे बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है, तो वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इदारे की साख जो है वो तबाह होने से बचाए। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने कमाल शफकत का मुजाहरा किया कि मुझे कहा जी आप बहुत लेट आए हैं, आपको पहले आना चाहिए था। मैंने कहा जी आपने तलब नहीं फरमाया वरना हम आ जाते, मुझे चैम्बर में मिलने। मैंने कहा जी चैम्बर में भी हम मिलने के, हम आपकी डिस्पोजल पे है, हम हाजिर हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह मंडे को आपको जो तलुए आफ्ताब की जो नवीद है वो आपको सुनाई जाएगी और हम दरमियान में मीटिंग करेंगे। तो ये हुआ, लेकिन हम अपने मुतालबे पे इस वक्त तक भी कायम है कि इस मामले को अगर सेटल डाउन करना है तो फुल बेंच जो है वही वाहिद हल है। 4-3 भी उसमें कवर हो जाएगा, 3-2 वाली भी मैटर वो डिसाइड कर देंगे। ठीक है सर, एक और जुमला जरा सा करके मैं 2 मेहमानों की तरफ जाऊंगा कि अगर चीफ जस्टिस साहब एक सर्कुलर के जरिए आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, जैसे कि आप कह रहे हैं, उसको मुस्तरद कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब उन जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस याहिया और जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर इन सब के 4-3 के फैसले को भी रिग्रेट कर रहे हैं और कोर्ट ऑफ ऑर्डर भी इशू नहीं किया। बहुत सारी मिसकंडक्ट की चीज़ें भी आ रही हैं। 5 जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी जो ऑडियो थी जिसमें फैब्रिकेशन थी, उस सिलसिले में भी वो चीज़ें थी। तो सर मेरे सामने तो 2 चीज़ है कि एक तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 189 के तहत अगर जो नहीं मानता तो फिर सीनियर जज जो है सर एक 10 रुकनी बेंच का फैसला है 1998 का सुप्रीम कोर्ट 161 PLD 161 कि वो फिर अगर चीफ जस्टिस मनमानी करे और उसकी मनमानी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंच रहा हो, आइन और कानून को नुकसान पहुंच रहा हो, तो फिर सीनियर जज जो है वो टेक ओवर करता है और सीनियर जितने जज हैं वो फिर मिसकंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाते हैं। एक तो ये सर। दूसरा, अगर हुकूमत ये देख रही है कि चीफ जस्टिस साहब की हटदर्मी की वजह से या उनके इस फैसले की वजह से कि वो फुल कोर्ट नहीं कर रहे और मामलात ख़राब हो रहे हैं और तकसीम हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस हायर फोरम को बचाने के लिए हुकूमत 1970 के सदारती ऑर्डर 27 के आर्टिकल 2 के तहत चीफ जस्टिस को जबरी रुख्सत में भेज कर सीनियर जज को वो ओहदा देकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके केस को डिस्कस किया जा सकता है। तो सर फिर तो ये दोनों चीज़ भी कानूनी और आईनी है, तो इसमें आप क्या देखते हैं? फिर इस तरफ जाया जाएगा या भी वक्त नहीं आया है इसका? मुख्तसर सर आपके पास सर सिर्फ 2 मिनट है। सर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अर्ज करूंगा कि आप भी और जो मेहमान आपके आए हैं वो भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला वो नौबत ना लेकर आए और इस एक्सटेंट तक मामलात ना पहुंचे। और इस वक्त भी देखिए, कल भी एक चैनल पे मैंने बात की थी कि जब मंदोखेल साहब ने रिक्यूज कर लिया तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने, अमीनुद्दीन साहब ने जब रिक्यूज, तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने एक और मौका दे दिया है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, तो वो उससे भी फायदा नहीं उठाया गया। बात ये है सर कि मामलात को अगर देखना है, सेटल डाउन करना है और
अदारे की तकरीम को बचाना है तो इसके लिए जरूरी है कि तमाम फरीक एक स्टेप डाउन करें, ईगो के सर मसले मैं ना मैं बने। मैं मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा सर, व्हाट इज द फाइनल सोल्यूशन इस वक्त जो नजर आ रही है सिचुएशन, उसका एक सोल्यूशन मुझे बता दें क्या होना चाहिए। सर जो जो एक्ट बना है, इस्लाहात का एक्ट नाफिज किया गया है और वो अब प्रेसिडेंशियल उसके लिए जाएगा और वो 15 दिन के बाद अगर वो उस पर दस्तखत हो जाते हैं या वो वापस भेज देते हैं, फिर वो एक्ट बन जाता है कानून के मुताबिक, तो फिर शायद वो खुदा न खास्ता वो सूरत हाल सर खुदा ना ऐसी बन खास्ता जाएगी। छोड़ें, वो जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हाँ। यही जजेस बैठकर फिर- 3 जो है ना उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। मैं आपसे फाइनल सोल्यूशन मैं दोनों मेहमानों की तरफ जाना चाहूं, इस मौके पे जो सूरत हाल है, जजेस की तकसीम है, फैसलों को नहीं माना जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसका फाइनल सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है, एक जुमले में सर। इस वक्त भी मौका है कि फुल बेंच बना दिया फुल जाए कोर्ट फुल और कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल full कोर्ट court. ठीक है This सर, is the बहुत only शुक्रिया। solution. मेरे पास Thank 2 you. मेहमान हैं, वरना मैं आपसे बहुत सारी और बात करता। एजाज उल हक साहब कैसे देखते हैं इन तमाम सिचुएशन को सर? देखिए, मैं पाशा साहब के साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि ये जो फुल कोर्ट हो रहा है, इसका तरीका कार है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बताता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। इस पे किसी की दो राय नहीं है, बिल्कुल यानी क्लियर है मामला कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं और सारे जजेस जो हैं वो इस पे माने हैं। फुल कोर्ट बनता है जबकि कोई अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है वो रेज हो। ये केस तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, मतलब हाई कोर्ट ने कह दिया 90 दिन में इलेक्शन हो। जिन जजेस ने डिसेंशन का नोट दिया है उन सब ने कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शंस हो। ना 4-3 है ना 3-2 है। जो बेंच अब बना है, जो ये बेंच फैसला करेगा, अभी आज भी चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के कह दिया है कि बैठकर दोनों फरीक जो हैं वो बातचीत कर लें। अगर कोई बेटर सेंस प्रिवेल करता है और ये इनको कोई बैठा सकता है तो मसले का हल निकल आएगा। ये नहीं फुल मैं कोर्ट का मसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पंचायत ये का किसी और कोर्ट का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पंचायत कमेटी है सर, कि वो 2 सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत कराए, ये वो जगह है सर? क्या कानून और आइन इसकी इजाजत देता है फिर सर? फैसला दें। हाँ, फैसला फैसला दें, तो यस बिल्कुल क्लियर है कि यस, सुप्रीम कोर्ट फैसला का दें नेक्स्ट सर, कॉल है। यस फैसला दें, बिल्कुल सही कहा आपने, फैसला दें। फैसला दें और फैसला चीफ जस्टिस देगा और जो बेंच बनाएगा वो फैसला देगा। ठीक कोई ठीक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है जो अनप्रेसिडेंटेड हो या ऐसा कोई चीज आई हो जिसको फुल बेंच ने डिस्कस करना हो। ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 4-3 और 3-2 जो है लगाई हुई है। फैसला बिल्कुल क्लियर है कि 5 का बेंच था, 3-2 का फैसला आ गया कि इलेक्शंस करवाए 90 डेज में। अब बात ये करने की है कि क्या फौज जो है वो लोग देने के लिए तैयार नहीं है, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्या हुकूमत जो है वो 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये सवाल है, इसका आप जवाब अगर ढूंढें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये मसला, ये सवाल ले लेते हैं ना सर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब से, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। हाँ, बोले 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 सर, बोले। सिर्फ आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त जो कोशिश हो रही है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, ये इसके लिए आपको 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। प्रोसीजरल चेंजेस के अंदर आप मुदाखलत करना चाह रहे हैं, इसको एक्ट आप नहीं बना सकते। ये एक्ट चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये वही जस्टिस सजाद अली शाह वाला मामला दोबारा लाया जा रहा है कि कोर्ट को सुप्रीम करके और एनार्की जो है वो फैलाई जाए। आप डायरेक्टली तो हमला हो नहीं सका सुप्रीम कोर्ट में, इनडायरेक्टली अब जो कुछ कर रहे हैं वो आप। ठीक है आसिफ किरमानी साहब, इन तमाम सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और जनाब एजाजुल हक साहब ने जो सवाल उठाया उसको भी आपने रिस्पॉन्स करना है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर जी साहब? बिल्कुल आ रही है सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं जो कराची में आज एक बड़ा ही सानहा हुआ है जिसमें
कीमती पाकिस्तानी जानों का ज़िया हुआ है, मैं उस पर ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। आपके प्रोग्राम के ज़रिए जो मुतल्लिका ख़ानदान हैं, जो कोई राशन की तकसीम के दौरान वहाँ भगदड़ मची और वो शहादत मैं तो कहूँगा रमज़ान के महीने में उनको मिली, और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। और असल जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं वो ये हैं, लेकिन न जाने क्यों हम एक नॉन इश्यूज़ की बहस में फंस गए हैं। गुजारिश ये है सर कि देखिए, अफराद जो होते हैं वो इदारों के ताबे होते हैं, इदारे अफराद के ताबे नहीं होते। और जब अफराद जो हैं वो इदारों से ताकतवर हो जाते हैं या अपने आप को ताकतवर समझना शुरू कर देते हैं तो फिर इदारे कमज़ोर होते हैं, और जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो फिर मुल्क भी कमज़ोर हो जाया करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा क्राइसिस इस वक्त है जो पाकिस्तान जिससे गुज़र रहा है, और इसका हल बड़ा आसान है कि अपनी अपनी अनाओं से हमें नीचे आना होगा, और जो आइन और कानून और इंसाफ के तकाज़े हैं उसको पूरे करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती क्या है इस मुल्क में? बदकिस्मती ये है कि कुछ अरसे से, खुसूसन पिछले 4-5 सालों से, हमारी सोसाइटी जो है वो इतनी पोलराइज्ड हो गई है, उसको इतनी नफ़रतों में तकसीम कर दिया गया है कि इस पोलराइजेशन का और दूसरे जो भी अवामिल हैं उसका इदारों में भी असर गया है। अब देखिए, यहाँ एजाज साहब ने, मोहतरम ने बात की कि जी ये कोई पता नहीं रिपीट हो रही है, चीज़ क्या हो रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो फेलो मोहतरम जजेस हैं उन्होंने डेसेंट किया है, उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। और अगर इस पर कोई फुल बेंच बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसके फ़ैसले से इदारे की तौकीर में इजाफ़ा होगा, कमी नहीं होगी। और ये जो एक इस वक्त एक बहरान की कैफियत है, और एक जिसको हम एक कहते हैं इंसाफ का इदारा जो है, अगर उसमें भी मामलात इस नहज पर पहुंच जाएंगे तो मुझे बताइए कि आम आदमी जो है वो किधर जाएगा। ये ठीक बात है कि आइन में 90 दिन का बड़ा वाज़िया दर्ज किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले में उन्होंने लिखा था, मोहतरम जज साहिबान ने, कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, या एक बेयर मिनिमम टाइम भी उन्होंने लिमिट दे दी थी, उन्होंने ऑप्शन दी है। काश वो ये ऑप्शन ना देते। अब उन्होंने वो इसलिए ऑप्शन दी कि उनको मुल्की हालात को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, देखिए इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत पाकिस्तान का उसमें सिर्फ इतना रोल है कि उसने उसको फैसिलिटेट करना है, लेकिन इलेक्शन कब होना है, कैसे होना है, उसके क्या लवाजमात हैं, वो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन जाने, और बाय बुक चलें आप उस पर। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो एक मुझे कहने दीजिए बड़े अदब के साथ कि ये जो पोलराइजेशन हो गई और इदारे जो पोलिटिसाइज हो चुके हैं पाकिस्तान में बदकिस्मती से, ये सारा उसका शाखसाना है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और जो रियल इश्यूज़ हैं कौम के, जो गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, आज 11 बंदे वहाँ हलाक हो गए। मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? हुकूमत। क्या उसका कोई सुओ मोटो लिया गया? हुकूमत जिम्मेदार है सर, उसकी हुकूमत जिम्मेदार है। मैं मानता, मैं तो आपके इस वक्त जो भी सूरत हाल है, अवाम के मसाइल जो भी है, वो हुकूमत जिम्मेदार है सर। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है? तो मैं ये तो उसके लिए बेस्ट हल ये है डॉक्टर साहब कि मजीद हम लोग उलझाव मत पैदा करें। एक फुल कोर्ट अगर बन जाता है उसमें कोई मुजाहिका नहीं है, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं हमेशा कहता हूं लेकिन मेरी आवाज़ तवाना नहीं है, मेरी कमज़ोर आवाज़ है, कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे इस वक्त। पहले पाकिस्तान की फ़िक्र करो, पाकिस्तान के अवाम की, गरीब की फ़िक्र करो, मिडिल क्लास की फ़िक्र करो। ये जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है, ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और ये तेरा ये मेरा, मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू, खुदा के वास्ते इससे बाहर आइए। और चूंकि देखिए खुद जो वकला की बॉडीज़ हैं, जो बार है, उसने भी कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ये कहा है, और बड़ी वो एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वकला की, वो भी कह रही है कि जनाब फुल कोर्ट रेफरेंस आ जाए। सिर्फ सियासी जमातों का ये मुतालबा नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें क्या मुजाहिका है अगर एक फुल कोर्ट। चले ये पूछता हूँ जनाब एजाजुल हक साहब, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फुल, और हम आगे बढ़ें।
और हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, फुल कोर्ट से, फुल कोर्ट से इस्तेहकाम दें। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। फुल कोर्ट से बहुत सारे मसाइल जब हल हो सकते हैं तो फिर क्या रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाने में उनको क्या एतराज़ है? अपना एजाजुल हक साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। एजाजुल हक साहब, मेरा सवाल वो एक तो वो है जो आसिफ किरमानी साहब ने आपके लिए दिया है कि अगर फुल कोर्ट हो जाए तो क्या मुज़ायक़ा है? बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे जब 15 जजेस बैठेंगे। एक तो ये है। एक मेरा सवाल भी है कि अगर चारों सूबों का और मरकज़ का इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा सर? उसमें पॉपुलैरिटी इतने दिनों में थोड़ी कम हो जाएगी, फिर सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी सर। जी एजाजुल हक साहब। आवाज़ नहीं आ रही, आप उनको बताइए म्यूट हो गया है तो। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी मैं वो म्यूट हो गया था। जी 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 मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा मैं किरमानी साहब की कि उन्होंने हमेशा वो बात की है जो जमहूरियत के लिए और सबके लिए बेहतर होती है। इन्होंने जब वज़रा पे तनकीद की तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि जब वो आ नहीं रहे थे सेनेट के अंदर। देखिए, कोई दुनिया की मुल्क ऐसा नहीं है जो कि पिटिशनर को अलाउ करे कि अपनी मर्जी का बेंच करे। मैं अभी देख रहा था नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि जब बेंच ही कबूल नहीं है तो हम जजमेंट कैसे कबूल करेंगे? सही बात। यानी हम क्या ये आइन के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? देखिए, जस्टिस फुल कोर्ट की जो बात होती है ना, जस्टिस तमीजुद्दीन का और दोस्तों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस थे, क्या उनको जमहूरी केसेस कहा जाता है? क्या वो फुल कोर्ट के केसेस थे वो? ठीक है ना, आज भी उनका रेफरेंस दिया जाता है कि तमीजुद्दीन केस और दोसू केस वो फुल कोर्ट के थे। दूसरी बात है कि जस्टिस फाइज ईसा का जब केस लगा हुआ था उसको फुल कोर्ट 1 साल तक सुनता रहा, और सारी पिटीशन जो थी बाकी की वो सारी जो है वो वेटिंग में जा रही थी, और बड़े बड़े अहम केसेस जो है वो सारे फारग हुए। तो अब जो आपने बात की है ना, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान का सियाद था, अगर हम उस वक्त आ रहे हैं जिस दिन कोयटा की बेंच पे वो कॉज लिस्ट थी, जब जजेस को डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, हम सबके सामने तारीख, मेरी अपनी जमात थी जो ये कर रही थी उस वक्त, मैं उसका सीनियर नायब सदर था, मैं उसके साथ, लेकिन क्या वो दाग जो है आज तक हो सके? उसको नहीं हो सके। तो आपकी बात में मैं बात, आपने कहा कि अक्टूबर में अगर इलेक्शन जाए इकट्ठे, बात बहुत अच्छी है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। ये काबिल कबूल नहीं होगा ना हुकूमत को ना पीटीआई को कि पहले एक इलेक्शन हो जाए फिर दूसरे हो जाए, और ख़ास तौर पर ये हुकूमत के लिए मौजूदा हाल को देखते हुए ये सही नहीं है ये फैसला करना। तो मैं ये कह रहा था कि 2 महीने आगे और 2 महीने पीछे कोई बीच का अगर रास्ता निकल आए तो क्या वो अच्छा हल नहीं होगा? सर, कानूनी और आईनी बीच का रास्ता तो नहीं। अब ये तो फैसला आप लोगों ने करना है, आप लोग बैठने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप कानूनी और आईनी की बात, कानूनी और आईनी ये है कि जब असेंबली जिसकी डिस्क्रिशनरी पावर है प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर कि वो असेंबली जब चाहे तहलील कर सकते हैं, और जब वो असेंबली तहलील करें उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन। आईनी और कानूनी रास्ता तो ये है। इस पे कोई जज सुप्रीम कोर्ट का अगर फुल बेंच बना दें, शॉर्ट बेंच बना दें, 2 रुकनी बना दें, 6 रुकनी बना दें, कोई जज ये नहीं कहेगा कि 90 दिन से आगे जाए। सर, अगर इजाजत हो तो कॉन्स्टिट्यूशन से इजाजत हो तो एक सवाल यहाँ रख दूं सर आपके सामने, अगर इजाजत हो। जी जी बिल्कुल।
सर देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशंस में आइन का आर्टिकल 224 जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अगर असम्बली इस तरह डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। नो डाउट इस ये मौजूद है, क्लियर कट है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करने की भी ज़रूरत नहीं है, सो मोटो नोटिस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आइन में मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 224 है, अब 254 भी है एक आइन में, और वो इजाज़त देता है कि अगर सरकमस्टांस बेहतर नहीं हो, हालात अच्छे नहीं हो, सिचुएशन हो, बहुत सारी रीज़न हो, तो 254 इजाज़त देता है कि आप इलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका सहारा लिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर फैसला नहीं दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए फैसला दिया कि 90 दिन में करो या थोड़ा सा आगे कर लो, जो कि 254 सपोर्ट करता है। अब आती है बात कि ये जो फैसला था, मैं नहीं जा रहा है कि ये कोर्ट ऑर्डर है नहीं है, मैं आता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दे दी और उस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेट दें, सदर ने उसको एग्री कर लिया, वो डेट फाइनल हो गई। अब इलेक्शन एक्ट 2017 का 58 आर्टिकल है, वो इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाज़त देता है कि एक दफ़ा डेट देने के बाद वो प्रोग्रामिंग को आगे पीछे कर सकता है और उसको तहफ़्फ़ुज़ है 254 का। तो सर ये इसमें कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ? देखें डॉक्टर साहब, गैर कानूनी तो इसलिए होगा कि इलेक्शन कमीशन, सबसे बड़ा हादसा पाकिस्तान की तारीख में क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर का हादसा था रावलपिंडी में जी। इससे बड़ा तो कोई हादसा नहीं हुआ ना इलेक्शन के दौरान। कितनी देर इलेक्शन पोस्टपोन हुए? 1 माह, जबकि पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, बसें जल रही थी, पाकिस्तान खप्पे के नारे लग रहे थे और सारे मामला जो थे सामने पड़ गए, तो 1 माह के अंदर मामला तय हो गए थे। आप 5 महीने इलेक्शन को आगे कर रहे हैं और फिर 6 महीने आगे कर रहे हैं और फिर आप कहेंगे जनाब के उस वक्त भी हालात ठीक नहीं है। देखें, फैसला तो किसी ने करना है, अगर हुकूमत पहल कर ले तो बहुत अच्छा होगा। और अब क्योंकि बार बार पीआई भी कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो बिठा 4 आदमी। सर ये बड़ी जबरदस्त बात की। मैं यहाँ पर एक सवाल करते हुए आसिफ किरमानी साहब की तरफ जाऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है कायद हैं सिर्फ PMLN के, वजीर आजम उनके भाई हैं, उन्होंने कह दिया मैं तो इस बेंच को नहीं मानते हम, तो इसके फैसले वो कैसे मानेंगे? तो सर अगर फैसला कल आ जाता है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में हो, तो ये तो नहीं मानेंगे, फिर क्या होगा सर? ये होना वही है जो 97 में हुआ था। आसिफ किरमानी साहब से पूछ लेता हूँ। आपने डॉक्टर साहब शुरू में खुद ही कहा कि PLD 161 ये नहीं मानेंगे तो इनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है, और इनकी जगह सीनियर मोस्ट जज जो है वो मिलेगा। हाँ, वो आ जाएंगे और काम, फिर इसका मतलब है आप भी समझ रहे हैं कि ये होने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसिफ किरमानी साहब से पूछता हूं। आसिफ किरमानी साहब, आपके कायद ने कह दिया है कि हम इस बेंच को नहीं मानते और फैसला आएगा तो कैसे मान लेंगे? तो सर फिर होगा क्या? वजीर आजम आपका है, इंटीरियर मिनिस्टर आपका है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपकी है, 65% काबीना आपकी है, कायद आपका है, आप क्या करेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं जाहिर है वो मेरे कायद हैं, उन्होंने जो बात कही है जाहिर है उनके ज़हन में कोई चीज़ होगी तो उन्होंने ये बात कही। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो हमने इस मसले का हल करना है, मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहूँगा, तो एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है इस पाकिस्तान को, और हमें पाकिस्तान जो है वो उसको हमें ऊपर रखना होगा, उसके मफाद को देखना होगा और उसकी रोशनी में हमें आगे चलना चाहिए। और एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें मैं खुल के बात अब कर देता हूँ, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, जुडिशरी भी बैठे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी बैठें और ये बैठकर ये बाकी इख्तलाफात अपने दाएं बाएं रखें और एक 1 पॉइंट एजेंडा रखें कि इस मुल्क को किस तरह सियासी इस्तेहकाम देना है, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा।
पाकिस्तान के जो कॉमन मैन के इश्यूज़ हैं, जो गरीब गुरबा के इश्यूज़ हैं, जो दूसरे चैलेंजेस हैं हमारे, ये जो बहस हो रही है उससे ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये मुतासर हो रही हैं और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक पिटिशनर को है, अगर वो किसी अदालत में कह देता है जाके कि जनाब मुझे इस अदालत पर कोई एतराज़ वो अपना दायर कर देता है, तो मैंने माजी में मिसालें हैं कि लोग रिक्यूज़ कर लेते हैं अपने आप को। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप लोग मत बैठिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक फुल कोड बना दीजिए ताकि तमाम एक इज्तमाई कलेक्टिव विजडम जो है वो प्रिवेल करे और जो उसका फैसला फिर होगा उसको उस पर कोई फिर चूंचरा भी नहीं करेगा। देखिए, एक फैसला आ जाता है उसको एक पार्टी नहीं मानती, दूसरी पार्टी फैसला आ जाता है दूसरी नहीं मानती, तो क्या ये एक नेवर एंडिंग वाला मामला रखना है? क्या पाकिस्तान को इसी हिजान में मुब्तला रखना है? इसलिए मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट का जो है, अगर मियाँ साहब ने मुतालबा किया है तो उनके मद्देनज़र ये ज़रूर बात होगी कि फिर उसमें किसी को कोई उस पर भागने की मौका नहीं मिलेगा। जब फुल कोर्ट रेफरेंस आ गया तो फिर तमाम फ्री कैन को कबूल करना पड़ेगा। मैं इसलिए समझता हूँ कि उनका ये मुतालबा जायज़ है, लेकिन इसके लिए आसिफ किरमानी साहब एक और पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, फिर एजाजुल हक से ही पूछता हूँ। दो स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस की। मैं ऐसे तो एक तालिब इल्म इस चीज़ को नहीं समझ सका कि चीफ जस्टिस बहुत बड़ी पोजीशन होती है सर। जजेस के ना एहसासात होते हैं, ना जज्बात होते हैं, ना दिल होता है। आज चीफ जस्टिस ने कहा मेरा दिल भी है, जज्बात भी है। अगर दिल जज्बात है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी दुख्तर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों की जन्नत की सरदार के बारे में ये कैसे कह दिया इंसाफ के हवाले से कि अगर उन्होंने चोरी की होती तो मैं उनका हाथ काट देता। चुनांचे यहाँ जज्बात नहीं है, यहाँ एहसासात नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ने जज्बात और एहसासात की बात की और वो फिर आपके जो भी उस वक्त रोना धोना जो भी हुआ। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा, मैं इस स्टेटमेंट को नहीं समझ सका, इस पे आपका जवाब लूँगा, फिर एजाजुल हक साहब की तरफ जाऊँगा कि आज की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करके मैंने किसी को खामोश मैसेज दिया है। सर, अब ये चीफ जस्टिस ये खामोश मैसेज इस तरह देंगे? आपके पास सिर्फ 2 मिनट है सर। ये तो देखिए, इस बात की मुझे भी समझ नहीं आई और बेहतर होता, ज़्यादा मुनासिब होता अगर चीफ जस्टिस साहब खुद इसको एलेबोरेट कर देते। शायद एजाजुल हक साहब इसमें हमारी को रहनुमाई कर सके, उनको को समझ आई हो। मुझे तो उतनी ही समझ आई जितनी डॉक्टर साहब आपको समझ आई है। ये मैसेज किसको सर? पीडीएम को दिया है, ये मैसेज कौम को दिया है, ये मैसेज बार काउंसिल को दिया है, ये मैसेज फौज को दिया है, किसको दिया है सर? मज़ाहिर नकवी का तो मसला क्लैरिटी, वो तो रेफरेंस में है उनका केस। 3 बार काउंसिल में उनका केस रेफरेंस में नहीं है। जी सर, एक क्लैरिटी नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी है, एक रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन वो कुछ मेरी तो समझ में नहीं आया। अच्छा सर, वो जज्बात वाला और जज्बात और एहसासात वाला और दिल वाला, ये समझ आया सर आप? देखिए ये जो जज्बात और दिल के मामलात हैं, जाहिर है जजेस भी इंसान हैं आपकी हमारी तरह, लेकिन जब वो इस मसंद पे बैठते हैं तो फिर उनके सामने जो कहते हैं ना, वो जो पट्टी बंदी होती है और वो जो फिर इंसाफ के सिवा उनके पास कोई कुछ और नहीं होना चाहिए। जज्बात हों या जो भी हों, लेकिन जजेस जो होते हैं उनके फैसले बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते। बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और फिर एजाजुल हक साहब से पूछता हूँ कि क्या समझा इन 2 चीज़ों के बारे में। एजाज साहब बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं और बड़ा सच बोलते हैं। देखते हैं इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब एजाजुल हक साहब, जजेस नहीं बोलते हैं, जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस के एहसासात जज्बात नहीं होते हैं, सामने मुल्ज़िम होता है, कानून और आइन होता है, फैसले बोलते हैं। तो ये सर जो दिल और एहसासात की बात की और फिर रोए हैं, इसको अच्छी नज़र से पूरी कम्युनिटी में नहीं देखा गया, एक। और दूसरा, ये जो उन्होंने बात की है, ना किरमानी साहब को समझ आई ना मुझे आई।
शायद आपको आई तो बता दें सर कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच में शामिल करके मैंने किसी को खामोश पैगाम दिया है। जी सर 3 मिनट आपके पास हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू की है किरमानी साहब ने, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने वो ग्रैंड डायलॉग की बात की है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो और कोई बात हो ही नहीं सकती मौजूदा सूरत हाल में, जबकि हर चीज़ जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार हुई हुई है। क्योंकि आपका देख लें कि आपके मईशत कहाँ जा रही है, IMF के साथ कहाँ जा रहे हैं मुज़ाकरात, हमारे दोस्त जो है वो हमारी तरफ किस तरह से रवैया उनका तब्दील हो रहा है। इसको सामने रखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो आपने सवाल किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से जजिस की तौहीन होते हुए ज़िंदगी में नहीं देखा कि उनका नाम ले लेकर उनकी तस्वीरें लगाकर जलसों के अंदर सिटिंग जजेस के खिलाफ इस किस्म की कोई गुफ्तगू की हो। देखें, आपके पास बड़ा सिंपल तरीक़ाकार है। कोई शख्स, मैं हूँ, आप हों, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ जो है वो एक पटिशन लेके जा सकते हैं और वहाँ पर वो सुनी जाएगी, और अगर वो सजा होनी होगी उसको सजा हो जाएगी। लेकिन इस तरह के डायरेक्ट इल्ज़ामात, इस किस्म के डायरेक्ट तौहीन, इस किस्म की बातें जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो देखकर उनका जो सिटिंग होती है, उसके बाद बाहर आकर उसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि जी फुल बेंच बनाए, इस बेंच की हम बात नहीं मानते, फुल बेंच नहीं होगा तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, फुल बेंच नहीं होगा तो हमारे जो है वो हम फैसला नहीं मानेंगे। देखें, पाकिस्तान को उधर ना लेकर जाएं जहां से वापसी का रास्ता, ऐसी बंद गली में ना। सर मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल, टाइम खत्म हो रहा है। दोनों चीज सर, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे जरा दे दें सर इसका। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है उनकी बात सुनकर। अच्छा, वेरी गुड कि उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। गुड। और हर शख्स का अपने जज्बात होते हैं। अच्छा सर, ये खामोश मैसेज किसको दिया है? खामोश मैसेज किसको दिया है सर, ये तो बता दें। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबको मैसेज है, पूरी कौम को सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।